हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको करंट ट्रांसफार्मर के बारे में आज अपन इस सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या है, अपन दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। अपन चूँकि एक थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो इसलिए अपन ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो आज अपन फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या है। तो करंट ट्रांसफार्मर आपका जो है वो क्या है, एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, जो आपके मेजरमेंट के साथ साथ प्रोटेक्शन पर्पज़ से भी ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो दो फायदे हैं इसके। आप इसके करंट मेजरमेंट भी कर सकते हो, साथ ही साथ ये एक तरह से प्रोटेक्टिंग डिवाइस की तरह भी ये काम पर करता है। ठीक है, तो करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, उसमें क्या होता है, अपने बहुत कम टर्न्स में होता है। ठीक है, उसमें बहुत कम टर्न्स होते हैं। साथ ही उसका जो अपनी पावर लाइन है, जिस सर्किट में या जिस लाइन में आप करंट का मेजरमेंट करना चाहते हो, ठीक है, उसके सीरीज में आप इस प्राइमरी वाइंडिंग को क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को लाइन, जो भी आपकी लाइन है, के श्रेणी क्रम में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसके अक्रॉस एक अमीटर को करंट मेजरमेंट के लिए कनेक्ट किया जाता है। तो जो आपका करंट ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा, जो आपका अगर जो प्राइमरी में जो हाई करंट फ्लो हो रहा है, उसको स्टेप डाउन करके सेकेंडरी में क्या करेगा, वो स्टेप डाउन करके बहुत कम वैल्यू तक ले आएगा, और उस जो करंट की वैल्यू है उसको फिर अपन एक अमीटर कनेक्ट करके अपन उसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो अमीटर को करंट मेजरमेंट के लिए कनेक्ट किया जाता है, तथा पावर मेजरमेंट के लिए वाटमीटर की करंट कॉइल से, तथा एनर्जी मेजरमेंट के लिए वाटमीटर की करंट कॉइल से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो अपन अगर अपन अमीटर कनेक्ट करेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, उस करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जो सेकेंडरी का आउटपुट जो टर्मिनल, अगर उसको अपन वाटमीटर की करंट कॉइल से कनेक्ट कर दें, तो वह फिर वो आपको जो पावर मेजरमेंट है उसमें आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसी प्रकार अगर जो सेकेंडरी का आउटपुट टर्मिनल है, उसको अगर आप जो आपके एनर्जी मीटर है उसी करंट कॉइल से कनेक्ट कर देंगे, तो फिर आपको जो करंट ट्रांसफर होगा क्या है, एनर्जी में मेजरमेंट में हेल्प करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, तो करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न्स होते हैं, जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, बहुत कम होता है। फ्यू टर्न्स होंगे तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्यू टर्न्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उसका रिएक्टेंस भी आप क्या कम आएगा। रिएक्टेंस कम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी आपका क्या होगा, कम होगा। एक करंट ट्रांसफार्मर का जो अपन ने अभी जो यूज़ देखे कि किस प्रकार मीटर कनेक्ट करके अपन करंट मेजर कर सकते हैं, वाटमीटर के अगर करंट कॉइल से सेकेंडरी का आउटपुट टर्मिनल कनेक्ट कर दें तो अपन पावर मेजरमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने जो आपको फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है, ये इसमें ये अपना पावर लाइन है जो कि लोड को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसके सीरीज में अपन ने क्या कर दिया, प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट कर दी किसकी, सीटी, जो कि अपना क्या है, करंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अक्रॉस अपन ने क्या कनेक्ट कर दिया है, या उसके सीरीज में अपन ने कनेक्ट कर दिया एक अमीटर। ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आपका मीटर हो गया। तो अब जो ये आपका आईपी करंट है, प्राइमरी करंट, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको स्टेप डाउन करके जो सेकेंडरी में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए अपन उसको क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल अमीटर से अपन क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये तो था अपना करंट मेजरमेंट के लिए। इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन पावर मेजरमेंट के लिए बात करें, वाटमीटर के का यूज़ करें, तो अपन क्या करेंगे, जो भी अपना पावर लाइन है उसके सीरीज में जो आपका करंट ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट कर देंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनको जो आपका वाटमीटर है उसकी करंट कॉइल से क्या कर देंगे, अपन कनेक्ट कर देंगे। जिस प्रकार अपन ने यहाँ पे करंट कॉइल से क्या किया, कनेक्ट किया। और जो प्रेशर कॉइल है उसको अपन अगर जब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, तब फिर यहाँ पर जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी वाइंडिंग के आउटपुट टर्मिनल है उसको फिर अपन प्रेशर कॉइल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार अपन सीटी और पीटी की सहायता से पावर का मेजरमेंट यहाँ पर वाटमीटर के सहायता से, एक नॉर्मल वाटमीटर की सहायता से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये थे अपने जो आपका सीटी है और सीटी का जो क्या यूज है, एक तो करंट मेजरमेंट के लिए किस प्रकार अपन कनेक्शन करेंगे, और अगर अपन को पावर मेजरमेंट करना है या एनर्जी मेजरमेंट करना है तो किस प्रकार अपन कनेक्शन करेंगे, ये अपन ने इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसके बाद अपन थ्योरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आपका जो करंट ट्रांसफार्मर है उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो अपना ट्रांसफार्मर होता है उसी की तरह इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट अपन ने यहाँ पर एक बनाया है। ठीक है, आरपी और एक्सपी क्या है, आपके जो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है। आरसी इसके एक पैरेलल में अपन ने आर सी और एक्सएम एक पैरेलल इम्पीडेंस कनेक्ट किया है। ठीक है, तो आर सी यहाँ पर क्या कहता है, कोर लॉस को दिखा रहा है, और जो भी मैग्नेटाइजेशन के लिए जो भी उत्तरदायी रहेगा उसको अपन ने एक रिएक्टेंस एक्सएम से यहाँ पर डिनोट किया है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, और इधर ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग का क्रॉस वोल्टेज अपन ने ईपी माना है और सेकेंडरी वाइंडिंग का क्रॉस अपन ने वोल्टेज ईएस माना है। ठीक है, वीएस आपका टर्मिनल वोल्टेज है, सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्मिनल वोल्टेज, या सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्मिनल वोल्टेज ना बोल के अपन बोलें कि आपका जो लोड के अक्रॉस है या जो आउटपुट जो लोड है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो अपना क्या है, वीएस है। इसी प्रकार जो आपका जो प्राइमरी साइड में जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या है, आपका वीपी है। ठीक है, प्राइमरी करंट अपन ने आईपी माना है और सेकेंडरी करंट अपन ने आईएस माना है, और दोनों के वाइंडिंग के फ्लक्स लिंकेज के कारण जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो अपन ने क्या माना है, फाई माना है। ठीक है, आर ई और एक्स यहाँ पे क्या है, और जो भी आपका लोड है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है, टोटल रिएक्टेंस। आर एस और एक्स एस आपके सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है। ठीक है, तो वन बाय वन अपन ने जितने भी चीज़ें यहाँ डिनोट करी हैं उनके वन बाय वन उनके बारे में देख लेते हैं कौन सी चीज़ क्या है। इससे पहले अपन फेजर डायग्राम देख लेते हैं। अब चूँकि ये जो अपन अपना वोल्टेज है, जैसे अपन प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, दोनों वाइंडिंग में फ्लक्स लिंकेज होगा जिसके कारण रिजल्टेंट फ्लक्स आपका क्या बनेगा, फाई बनेगा। अब जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग के जो आपका वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उससे 90 डिग्री पीछे आपका क्या होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स होगा। ठीक है, अब चूंकि जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज है, इंड्यूस वोल्टेज ईपी, वो वहाँ से अगर अपन देखें तो वो किसके क्रॉस आ रहा है, आपका टोटल इस वाइंडिंग अपना जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है आरसी और एक्सएम का, इसके अक्रॉस आ रहा है ईपी। ठीक है, तो आईसी यहाँ से अगर अपन निकाले तो क्या हो जाएगा, ईपी अपॉन आरसी। चूँकि यहाँ पर ओनली रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस आपको क्या करेगा, कोई फेज में डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए जो ईपी का फेज है उसी के फेज में अपन ने क्या दिखाया है, यहाँ पे आईसी दिखाया है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें आईएम की, तो आईएम आपका क्या होगा, ईपी अपॉन जे एक्सएम। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड तो का क्या हो गया आईएम का, ईपी अपॉन एक्सएम, बट एंगल क्या रहा, माइनस के 90 डिग्री, क्योंकि जे नीचे है तो अगर ऊपर उसको ऊपर एंगल की टर्म में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम इक्वल टू ई पी अपॉन एक्स एम एंगल माइनस के 90 डिग्री। तो इसलिए 90 डिग्री पीछे चलेगा किससे, आपके ई पी से, इसीलिए 90 डिग्री पीछे अपन ने रिजल्टेंट फ्लक्स के फेज में क्या दिखाया है, आई एम दिखाया है। आई सी और आई एम का जो फेजर सम है वो क्या है, अपना आई नोट के बराबर है। ठीक है, ई पी के जस्ट अपोजिट आपका ई एस है। ठीक है, तो ई एस किसके बराबर, ई एस आपका होगा वी एस प्लस आई एस आर एस प्लस आई एस एक्स एस। तो इसलिए जो आपका वी एस है, इस वी एस में अपन ने क्या ऐड कर दिया, आई एस आर एस प्लस आई एस जे एक्स आई एस एक्स एस। तो इसलिए अपन को रिजल्टेंट फिर क्या मिल गया, अपन को यहाँ पर ई एस मिल गया। ठीक, वी एस के पीछे आपका सेकेंडरी करंट होगा तो वो एंगल अपन ने मान लिया बीटा है। ई एस और आई एस के बीच का एंगल अपन ने डेल्टा माना है, तो चूँकि एकांतर कोण से अगर अपन देखें तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ई पी और एन आई एस आपका क्या है, अगर अपन सेकेंडरी वाइंडिंग करंट को प्राइमरी साइड में रेफर करें तो उस करंट क्या होगा, एन आई एस होगा। तो आई नॉट प्लस एन आई एस इजक्वल टू आपका क्या होगा, प्राइमरी करंट होगा। ठीक है,
तो इन दोनों का जो फेजर सम होगा प्राइमरी करंट होगा, और जो NIS और IP के बीच का जो कोण है उसको अपन ने थीटा दिखाया है, और IM और I0 के बीच का जो एंगल है उसको अपन ने अल्फा दिखाया है। तो अपन वन बाय वन इन एक प्रत्येक चीज़ के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। VP क्या है, आपका प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज है। BS सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है, जो कि आपका आउटपुट टर्मिनल में मिलेगा। EP आपका प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस वोल्टेज है। ES सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस वोल्टेज है। IP प्राइमरी करंट है। IS सेकेंडरी करंट है। I0 आपका नो लोड करंट है। IC कोरलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, मतलब जो भी आपका I0 है उसका कोरलेस जो कंपोनेंट है वो IC के थ्रू अपन ने यहाँ पर डिनोट किया है। इसी प्रकार IM क्या है, आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। स्मॉल RP आपका है रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, स्मॉल XP रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, स्मॉल RS आपका रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, और XS आपका क्या है, रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। कैपिटल RC है आपका इमेजिनरी रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटिंग कोर लॉस, मतलब जो कोर लॉस का जो अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया है, एक रेजिस्टेंस RC से। XM आपका क्या है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, जो कि आपके मैग्नेटाइजेशन के दौरान फ्लक्स प्रोड्यूस करने के काम आएगा। स्मॉल RE आपका है रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल लोड। अब इस लोड के अंदर आपका सब आ गए अमीटर और वोल्ट मीटर, या जो भी आपने करंट कॉइल या जो भी चीज़ आपने आउटपुट में यूज़ करी है उन सभी का टोटल रेजिस्टेंस है, क्या है आपका स्मॉल RE। इसी प्रकार स्मॉल x क्या है, टोटल रिएक्टेंस है जो भी आपने लोड कनेक्ट कर रखा है उसका। कैपिटल NP आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। कैपिटल NS आपका क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं, उन टर्न्स की संख्या। टर्न्स रेशियो आपका फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, N इक्वल टू NS अपॉन NP या इक्वल टू IP अपॉन IS। ठीक है, टर्न रेशियो हो गया ये। फाई क्या है आपका, वर्किंग फ्लक्स, जो टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या है आपका फाई। थीटा है आपका फेज एंगल ऑफ CT, जो भी आपका CT है उसका फेज एंगल है। डेल्टा है आपका फेज एंगल बिटवीन सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस वोल्टेज एंड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। बीटा क्या है आपका फेज एंगल ऑफ सेकेंडरी लोड सर्किट, मतलब जो भी आपका लोड है, जो बर्डन है, उसका जो फेज एंगल है वो क्या है आपका बीटा है। अल्फा क्या है, फेज एंगल बिटवीन नो लोड करंट एंड फ्लक्स। फ्लक्स और जो आपका नो लोड करंट है उसके बीच का एंगल अपन ने क्या माना है, अल्फा माना। ठीक है, तो ये तो अपन ने बात कर ली जितने भी टर्म्स अपन या सिंबल यहाँ पर अपन यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में। अब अपन सबसे पहले निकालते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर रेशियो CT का क्या आएगा, तो वो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए अपन ने फेजर डायग्राम का एक अपर पोर्शन यहाँ पर लिया है। तो ये आपका फाई है रिजल्टेंट फ्लक्स, उसके फेज में आपका IM है। जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस वोल्टेज है उसी के फेज में आपका क्या है, IC करंट है, जो कि कोरलेस कंपोनेंट है आपका किसका, I0 का। ठीक है, ओ अपन ने क्या है, एक बिंदु माना है, ओरिजिन कह सकते हैं अपन इसको, अगर अपन बोले तो ये ओ ओरिजिन हो गया। इसके डेल्टा आप EP से जो डेल्टा एंगल पीछे क्या होगा, NIS होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, जो आपका NSIS था इसको अपन ने आगे फर्दर ड्रॉ कर लिया, और फिर आप IP से आप अपन ने क्या किया है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला। तो परपेंडिकुलर डाला होगा तो जो ये वाला एंगल बनेगा, एंगल PQR वाला, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार त्रिभुज OQR ये भी क्या है आपका, एक तरह से समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एंगल देख लेते हैं। I0 और आपका जो फाई है फ्लक्स है उसके बीच का एंगल अपन ने अल्फा माना है। EP और NIS के बीच का एंगल डेल्टा हो गया, और आपका जो NIS है और जो IP है उसके बीच का एंगल अपन ने थीटा माना है। थीटा माना है तो टोटल ये एंगल अपना 90 डिग्री है। अगर इसमें से डेल्टा और अल्फा घटा दें तो अपना NIS और जो आपका कोरलेस नो लोड करंट है I0, उन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा, वो क्या होगा आपका 90 माइनस डेल्टा माइनस अल्फा, मतलब 90 में से अपन डेल्टा और अल्फा घटा देंगे तो अपन को ये वाला एंगल मिल जाएगा, जो कि NIS और आपका जो नो लोड करंट है I0, उन दोनों के बीच का एंगल है। तो ये जो एंगल है ये एंगल आपका किसके बराबर होगा, जो एंगल QPR के बराबर। ठीक है,
तो अगर अब यहाँ से अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन बात करें समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की। ठीक है, तो वहाँ से अपन बात करें तो पी आर किसके बराबर है, आपके आई नोट के। आप अगर डायग्राम में अपन देखें तो जो ये पी आर है ये किसके बराबर है, आई नोट के, क्योंकि एक तरह से ये क्या है, पी आई नोट आर पी ओ, ये क्या है आपका एक समांतर त्रिभुज चतुर्भुज बन रहा है। तो इसका जो ओ आई नोट वाला जो फेजर होगा वो का वही फेजर क्या है आपका पी आर वाला। इसलिए अपन ने क्या लिखा कि पी आर इजकल टू क्या है, आई नोट है। पी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, चूँकि ये आई नोट है तो पी क्यू क्या होगा, इसका अगर कंपोनेंट करना है तो अपन इसका कंपोनेंट करें तो क्या हो जाएगा आपका आई नोट कोस 90 माइनस एल्फा माइनस डेल्टा। और इसी प्रकार क्यू आर आपका क्या हो जाएगा आई नोट साइन 90 माइनस एल्फा माइनस डेल्टा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, पी क्यू क्या हो गया, आई नोट कोस 90 माइनस एल्फा माइनस डेल्टा। और अपन जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा अगर माने तो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। इसलिए अल्टीमेटली ये क्या हो गया आपका आई नोट साइन डेल्टा प्लस एल्फा। इसी प्रकार क्यू आर अपन लिखे तो क्यू आर क्या होगा, आई नोट साइन 90 माइनस डेल्टा माइनस एल्फा। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। इसीलिए अपन ने इसको फर्दर क्या लिख दिया, आई नोट कोस डेल्टा प्लस एल्फा। ठीक है, अब जो कि पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आपका आधार स्क्वायर। इसलिए क्या लिखा अपन ने, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपन ने समकोण त्रिभुज यूज किया है वो कौन सा किया है, ओ क्यू आर। ठीक है, तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, अब ओ क्यू किसके बराबर है, ओ पी प्लस पी क्यू के बराबर। ठीक है, तो अब ओ आर की जगह अपन क्या रख देंगे, आई पी, क्योंकि ओ आर की वैल्यू क्या है, आई पी है। ओ पी की वैल्यू क्या है, एन आई एस। पी क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर अपन देखें तो आई नोट साइन डेल्टा प्लस एल्फा होल स्क्वायर प्लस क्यू आर किसके बराबर है आपका, आई नोट कोस डेल्टा प्लस एल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, आई पी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से यहाँ पर अपन ने इसको ओपन कर लिया, खोल लिया, तो क्या हो गया एन स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस एल्फा प्लस 2ab क्या होगा 2n आई नोट मल्टीप्लाई बाय साइन डेल्टा प्लस एल्फा प्लस, अब यहाँ से अगर स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा आई नोट कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस एल्फा। अब यहाँ से देखें तो आई नोट कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस एल्फा और आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस एल्फा, ये दोनों क्या हो जाएंगे आई नोट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। तो इकट्ठा लिख लिया तो फिर इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, वैल्यू इसकी 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास आई पी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर आई एस स्क्वायर प्लस आई नोट स्क्वायर प्लस 2n आई एस आई नोट साइन डेल्टा प्लस एल्फा। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो जो अपना आई नोट है लो लोड करंट है, ये क्या होता है एन आई एस जो अपना करंट होता है उससे बहुत कम होता है। इसलिए जो अगर अपन यहाँ से आई पी अगर अपन निकालें फॉर्मूले से तो आई पी क्या हो जाएगा, स्क्वायर को अगर अपन इधर भेजेंगे तो वर्गमूल ऑफ एन स्क्वायर आई एस स्क्वायर प्लस आई नोट स्क्वायर प्लस 2n आई एस आई नोट प्लस मल्टीप्लाई बाय साइन डेल्टा प्लस एल्फा। अपन ने इसको क्या नाम दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चूंकि जो आपका आई नोट है वो वेरी वेरी लेस देन किससे होता है, एन आई एस से, इसलिए आई पी इक्वल टू क्या लिखा अपन ने अंडर एन स्क्वायर आई एस स्क्वायर प्लस 2n आई एस आई नोट साइन डेल्टा प्लस एल्फा। और आई नोट की जगह अपन ने क्या लिख दिया फिर आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस एल्फा। इस जैसे अपन ने ये लिखा तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ए की जगह क्या हो जाएगा एन आई एस और बी की जगह आई नोट साइन डेल्टा प्लस एल्फा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से आपका ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा आई पी इक्वल टू एन आई एस प्लस आई नोट साइन डेल्टा प्लस एल्फा। इसको अपन ने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2।
अब यहाँ से अगर अपन कैलकुलेट करें तो सिटी ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है आपका IP अपॉन IS प्राइमरी वाइंडिंग करंट अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। ठीक है, सिटी ट्रांसफार्मर रेशियो को अपन R से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल R इज इक्वल टू IP अपॉन IS। IP की वैल्यू अपने पता है तो IS का अपन इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू N प्लस I नोट अपॉन IS साइन डेल्टा प्लस एल्फा। अब इस साइन डेल्टा प्लस एल्फा को अपन साइन A प्लस B से यहाँ पर खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R इक्वल टू एन प्लस आई नॉट अपॉन IS ब्रैकेट साइन ए कोस बी। साइन ए क्या है, साइन डेल्टा प्लस कोस एल्फा प्लस कोस ए साइन बी, तो कोस डेल्टा प्लस साइन एल्फा। ठीक है, आई नॉट अपॉन IS का अपन के अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे तो डिनोमीटर में तो IS हो गया, और आई नॉट कोस एल्फा प्लस साइन डेल्टा प्लस आई नॉट साइन एल्फा कोस डेल्टा। ठीक है, चूंकि आपका जो IM है वो किसके बराबर, आई नॉट कोस एल्फा के बराबर, और IC किसके बराबर, आई नॉट साइन एल्फा के बराबर। ठीक है, ये कहाँ से है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं फेजर डायग्राम से कि आई नॉट कोस एल्फा आपका किसके बराबर, IM के बराबर, और आई नॉट साइन एल्फा आपका किसके बराबर होगा, IC के बराबर। ठीक है, तो वहीं से अपन ने यहाँ पर लिखा है कि IM इक्वल टू आई नॉट कोस एल्फा और IC इक्वल टू आई नॉट साइन एल्फा। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल R अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N प्लस आई नॉट कोस एल्फा की जगह IM कोस साइन डेल्टा प्लस IC कोस डेल्टा अपॉन IS। इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये तो अपन ने क्या निकाला, सिटी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब अपन बात करें अगर फेज एंगल की, तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग करंट फेजर को रिवर्स किया जाता है, जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग करंट है उसको जब अपन रिवर्स करेंगे तो क्या जाएगा NIS, तब जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग और जो आपने रिवर्स जो फेज किया उन दोनों के बीच का जो एंगल है वही क्या होगा आपका सिटी का फेज एंगल। ठीक है, तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग करंट फेजर को रिवर्स किया जाता है तब रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी करंट फेजर जिस कोण से प्राइमरी करंट IP से डिफर होता है, अलग होता है, उसे ही सिटी का फेज एंगल कहते हैं। फेजर डायग्राम से अगर वो कैलकुलेट करें तो अपन क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू QR अपॉन OQ। ठीक है, तो QR और OQ किसके बराबर है आपका, PO प्लस या OP प्लस QP या PQ। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो tan थीटा QR किसके बराबर है, आई नॉट कोस डेल्टा प्लस एल्फा, और आपका जो OQ है वो किसके बराबर है, NIS प्लस आई नॉट साइन डेल्टा प्लस एल्फा। ठीक है, अब ये एंगल क्या होता है आपका, वो वेरी लेस देन होता है, बहुत कम होता है, इसलिए अगर tan थीटा को अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल टू थीटा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एंगल थीटा अगर वेरी लेस देन है तो अपन क्या कर सकते हैं कि tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, इसी प्रकार sin थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, और cos थीटा अपन किसके बराबर कर देते हैं, फिर 1 के बराबर कर देते हैं। इसलिए tan थीटा को अपन ने किसके बराबर कर लिया, थीटा के इक्वल कर लिया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, आई नॉट कोस डेल्टा प्लस एल्फा डिवाइडेड बाय NIS प्लस आई नॉट साइन डेल्टा प्लस एल्फा। इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 5। अब वहाँ पर ये वही कंडीशन कंसीडर करेंगे अपन कि NIS वेरी ग्रेटर देन आई नॉट, इसीलिए थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई नॉट कोस डेल्टा प्लस एल्फा NIS, मतलब आई नॉट जो साइन एल्फा है इसको अपन ने नेगलेक्ट कर दिया किसके कंपैरिजन में, NIS के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये इसका नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 6, और यहाँ से जो आप थीटा निकालेंगे वो किस में आएगा, आपका रेडियन में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोस A प्लस B के फॉर्मूले से यहाँ पर ओपन कर लेंगे, तो आई नॉट कोस डेल्टा कोस एल्फा माइनस साइन डेल्टा साइन एल्फा डिवाइडेड बाई NIS, आई नॉट कोस एल्फा कोस डेल्टा माइनस आई नॉट साइन एल्फा साइन डेल्टा, आई नॉट कोस एल्फा आपका IM के बराबर है, और आई नॉट साइन एल्फा आपका IC के बराबर है, इसलिए थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो गया, IM कोस डेल्टा माइनस IC साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई NIS। ये जो अपना थीटा आया, फेज एंगल आया, ये रेडियन में है, तो अगर इसको अपन डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 डिवाइडेड बाई पाई से इसको अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई IM cos डेल्टा माइनस IC साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई NIS, और ये किस में आ जाएगा अब आपका
डिग्री में आ जाएगा। इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो ये तो था अपना, अपन ने क्या देखा, आपका जो सीटी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो क्या आया, और साथ ही साथ आपका जो फेज एंगल है सीटी का वो भी अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अगर अब अपन क्या देखें, सीटी जो ट्रांसफार्मर है आपका करंट ट्रांसफार्मर, उसमें एरर्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एरर है रेशियो एरर। तो रेशियो एरर को अगर अपन फॉर्मूले के टर्म में लिखें तो क्या होगा, परसेंटेज में अगर अपन इसको लिखें तो परसेंटेज रेशियो एरर इज इक्वल टू के एन माइनस आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब नॉमिनल रेशियो माइनस सीटी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो डिवाइडेड बाय सीटी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ये जितने भी रेशियो हैं इनके बारे में अपन जो अपने सीटी इससे पहले वाला जो अपना वीडियो था उसमें आपको जितने भी रेशियोज हैं उनके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, पढ़ा दिया है। ठीक है, देख चुके हैं अपन। तो यहाँ से अपन अगर आर की वैल्यू क्या है अपने पास, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन प्लस आई एम साइन डेल्टा प्लस आई सी कोस डेल्टा डिवाइडेड बाई आई एस। अब यदि अगर डेल्टा वेरी वेरी लेस देन हो, डेल्टा आपके क्या हो, बहुत कम हो, तो साइन डेल्टा तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, और कोस डेल्टा ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 1 के बराबर। ठीक है, तो साइन डेल्टा यहाँ 0 रखा और कोस डेल्टा 1 रखा, तो यहाँ से क्या आ गया आपका आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन प्लस आई सी अपॉन आई एस। इस आर की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज रेशियो एरर इज इक्वल टू के एन माइनस एन प्लस आई सी अपॉन आई एस का होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय एन प्लस आई सी अपॉन आई एस का होल ब्रैकेट। इसका नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, तो ये अपन ने क्या कैलकुलेट कर ली, रेशियो एरर कैलकुलेट कर ली। अब बात करें अपन फेज एंगल एरर की, तो फेज एंगल एरर अपन किस प्रकार निकालेंगे, थीटा अपना क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाय आई एम कॉस डेल्टा माइनस आई सी साइन डेल्टा एन आई एस का होल ब्रैकेट। ठीक है, इसको अपन ने नाम दिया ये क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर भी अगर अपन वही वैल्यू कंसीडर करें कि आपका डेल्टा क्या है, बहुत कम है, तो जो कोस डेल्टा है वो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जो साइन डेल्टा है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 और पुट करेंगे और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो फेज एंगल एरर है थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाय आई एम अपॉन एन आई एस, और ये किस में आएगा, आपका डिग्री में आएगा। ठीक है, तो ये अपने क्या है, फेज एंगल एरर। ठीक है, तो फेज एंगल एरर भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया, और साथ ही साथ अपन ने जो आपका रेशियो एरर वो भी यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए अपन ने यहीं तक ही देखेंगे। तो इस सेशन में अपन ने देखा कि जो आपका सीटी है वो किस प्रकार सर्किट में कनेक्ट होता है। ठीक है, साथ ही साथ उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, उसका फेजर डायग्राम किस प्रकार बनाया जाता है। उसके बाद फिर अपन ने देखा कि अपन किस प्रकार सीटी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैलकुलेट करेंगे फेजर डायग्राम से, और जो आपका फेज एंगल है सीटी का वो किस प्रकार अपन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर अपन ने जो 2 टाइप की एरर देखी सीटी में, रेशियो एरर और आपका जो फेज एंगल एरर है उसको किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ तक अपन ने फर्स्ट पार्ट में देखा। इससे आगे का जो करंट ट्रांसफार्मर है वो अपन सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पार्ट में अपन ने जितना भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।